वेलकम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका नाम है फ्रेम। आपके 4th सेमेस्टर डिप्लोमा में ये पढ़ना है। इसका इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है, डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, मेथोडोलॉजी, कितने तरह से हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, उस पर बेस्ड सिंपल सा कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इसका डिटेल आप लोगों को फर्दर हायर एजुकेशन जब आप लोग लेंगे बीटेक एमटेक में, तब आप लोगों को ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ना है। फिलहाल इसका जो बेसिक सा डेफिनेशंस है उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं फ्रेम क्या है, फ्रेम क्यों ज़रूरत पड़ा, आरसीसी स्ट्रक्चर के जगह पे इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे ये इफिशिएंटली यूज़ होता है। ठीक है, फ्रेम को समझने के लिए सबसे पहले आप एक इमेज माइंड में लाइए। जैसे कि मोबाइल टावर आप लोगों ने देखा होगा, वो एक फ्रेम है, फ्रेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, मोबाइल टावर को क्यों यूज़ किया गया, वहाँ पे आरसीसी का कॉलम हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर सकते थे। एक तो मोबाइल टावर बहुत हाइट होता है और वो जहाँ पे प्लेस होता है उसके लिए कम एरिया चाहिए। अगर आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाते तो आरसीसी सेल्फ वेट की वजह से अपने आप में बहुत भारी होता और उसके लिए जो फाउंडेशन उसका चाहिए होता वो बहुत बड़ा। ठीक है, उसके बाद ये लाइट वेट स्ट्रक्चर, चूँकि ये स्टील का एंगल सेक्शन या फिर फ्लैट सेक्शन या फिर आई सेक्शन, टी सेक्शन, किसी का भी बना हो सकता है फ्रेम, ये लाइट वेट होता है, हल्का वेट होता है, क्योंकि कम ही क्रॉस सेक्शन एरिया में ज़्यादा स्ट्रेंथ हमको मिल जाता है, इसलिए ये एरिया हम लोग कम ऑक्यूपाइड करता है फ्रेम स्ट्रक्चर और लाइट वेट होता है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है कि जैसे हम लोग मोबाइल टावर का बात करते हैं, बहुत ये जैसे ये इसका 4 पिलर है ऐसे एंगल सेक्शन से बना हुआ और ये इसका सेवरल बॉडी कंपोनेंट है, मेंबर्स है। ठीक है, इस तरह से तो इसमें अगर विंड फ्लो होगा तो इसको क्रॉस वेंटिलेशन मतलब हवा को पास करने के लिए सफिशिएंट पैसेज है, जिसके वजह से अननेसेसरी विंड प्रेशर ड्रैग जो होता है इस पर एक्ट नहीं करेगा और स्टेबल रहेगा बहुत इफिशिएंटली अपने जगह पर। यही अगर आरसीसी का स्ट्रक्चर देते तो पूरा ब्लॉकेज होता कंप्लीट, उसमें पैसेज नहीं होता विंड को क्रॉस करने के लिए और वो अनस्टेबल रहता और अननेसेसरी बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर अपने ऊपर लेता और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमको फाउंडेशन बनाना पड़ता वो उस विंड प्रेशर को सहने के लिए थोड़ा हैवी फाउंडेशन बनाना पड़ता। ठीक है, बहुत सारा एडवांटेज है फ्रेम का जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेम, और भी बहुत सारा, जैसे स्टील में हम लोग रेलवे ब्रिजेस वगैरह में गर्डर यूज़ करते हैं, उसका पुल वगैरह पे यूज़ करते हैं, वहाँ भी फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रस और फ्रेम दो अलग अलग कंपोनेंट है, उसको समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रस बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड कैरी कराता है। ठीक है, इस पर लगेगा आइदर कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल। ठीक है, इस मेंबर में आइदर कंप्रेसिव लोड लग सकता है या फिर टेंसाइल लोड, यानी कि सिर्फ एक्सियल लोड ही कैरी होगा। इस तरह के अगर मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस। ठीक है, फ्रेम किसको बोलते हैं, फ्रेम में एक्सियल लोड के साथ साथ, अगर यही फ्रेम है ये, तो ये एक्सियल लोड के साथ साथ ये ट्रांसवर्स लोड भी अपने ऊपर ले सकता है। ट्रांसवर्स लोड के वजह से इसमें वर्टिकल रिएक्शन भी होगा, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी भी होगा और एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी भी है, यानी कि तीनों फंक्शन इसमें एक्ट करता है। वही ट्रस में ऐसा नहीं होता है। वो क्यों, क्योंकि ये पिन जॉइंट होता है और अगर फ्रेम बनाना है तो इसको रिजिड जॉइंट करना होगा सपोर्ट पे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है फ्रेम और ट्रस में। तो आते हैं फ्रेम का डेफिनेशन, पहले हम लोग कुछ देखते हैं। जैसा कि आपके स्लाइड में दिख रहा होगा, ए फ्रेम एंड ट्रस आर द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेवरल बार्स, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन आर कनेक्टेड बाय पिन्ड, hinged, riveted और welded together to form a rigid structure। यहाँ पे फ्रेम और स्ट्रक्चर का कंबाइंडली डेफिनेशन लिखा हुआ है, आपके जो नोट्स के स्लाइड में है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किससे बना हो सकता है, स्टील से बना हो सकता है, सेवरल बार से बना हो सकता है। एंगल सेक्शन यानी एल शेप का जो सेक्शन होता है, जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप लोग एल सेक्शन का बनाया होगा, चैनल सेक्शन, सी शेप का सेक्शन को चैनल सेक्शन बोलते हैं। इन सब से बना हो सकता है और वो एक दूसरे से बहुत सारा मेंबर, अलग अलग मेंबर, जैसे ये एक मेंबर है, इसको जॉइंट बोलते हैं, इसको मेंबर बोलते हैं। अलग अलग मेंबर जॉइंट किया हुआ रह सकता है या फिर यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ रह सकता है या फिर पिंड जॉइंट किया हुआ रह सकता है, किसी भी मीडियम से जॉइंट किया हुआ रह सकता है, अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग मेंबर। ठीक है, ये था बेसिक डेफिनेशन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम कितने तरह का होता है इसके बारे में दिया हुआ है। थ्रू देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेम, ठीक, बहुत तरह के फ्रेम्स होता है जिसमें जो मेन टाइप्स है उसको क्लासीफाइड किया गया है। कौन कौन सा, पहले नंबर पे आता है परफेक्ट फ्रेम, दूसरे पे आता है इम्परफेक्ट फ्रेम,
प्लेन फ्रेम, स्पेस फ्रेम, स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट फ्रेम, सभी के बारे में एक एक करके समझेंगे। पहले जो डेफिनेशन है आपके स्लाइड में उसको पढ़िए, उसके बाद इस पर इलॉबरेट करके समझाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। पहला आता है परफेक्ट फ्रेम। ए परफेक्ट फ्रेम इज दैट विच इज़ मेड अप ऑफ मेंबर just sufficient to keep it in equilibrium when loaded without any change in its shape। इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसा फ्रेम जो बहुत सारे मेंबर से मिल के बना होता है और वो जब उस पर लोड लगता है तो बिना शेप में चेंज हुए, उसका शेप में चेंज नहीं होना चाहिए और इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि स्टैटिकल अवस्था में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, वो डिस्टॉर्ट नहीं हो, अपना शेप चेंज नहीं करे। ठीक है, इक्विलिब्रियम को वो बनाए रखने में सक्षम हो, वैसा कोई फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, एक कॉमन सा एग्जाम्पल है ट्रायंगल। द सिंपलेस्ट परफेक्ट फ्रेम इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल एक सिंपल परफेक्ट फ्रेम है विच कंटेंट, ट्रायंगल में कितना मेंबर होता है? 3 मेंबर होता है और 3 जॉइंट, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है विच कंटेंट 3 मेंबर्स एंड 3 जॉइंट। व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज गिवन टू सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज सेड टू बी अ परफेक्ट if the number of member is just sufficient to prevent distortion of shape when subjected to external load। ठीक है, परफेक्ट फ्रेम होने के लिए कि कभी भी लोड अप्लाइड हो स्ट्रक्चर में तो डिस्टॉर्शन को, यानी शेप में चेंजेस नहीं होने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर सफिशिएंट है वो, तो परफेक्ट फ्रेम कहलाता है। ठीक है, तो परफेक्ट फ्रेम होने के लिए एक क्राइटेरिया है जिसको कि फुलफिल अगर वो करता है तो क्या कहलाता है? वो परफेक्ट फ्रेम। वो एक इक्वेशन है, इक्वेशन आपको नीचे दिख रहा होगा, m इक्वल्स टू 2j-3, यानी m जहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स, j है नंबर ऑफ जॉइंट्स। अगर नंबर ऑफ मेंबर इस इक्वेशन को फॉलो करता है, बराबर होता है, तो परफेक्ट फ्रेम कहलाता है। जैसे कि ट्रायंगल का आप लोग एग्जांपल देख रहे होंगे, ट्रायंगल में कितना नंबर ऑफ मेंबर्स है? 3। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है? 3। तो इक्वेशन कितना हो? m मस्ट बी इक्वल टू 2j-3। तो 2 इंटू जे, 1 2 3 -3 यानी इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होना चाहिए? 3, और है भी कितना? 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इस इक्वेशन को फुलफिल किया। यानी जो ट्रायंगल है किस तरह का फ्रेम होगा? परफेक्ट फ्रेम होगा। अब दूसरा एग्जांपल जैसे देखते हैं कि कोई ऐसा फ्रेम है, यहाँ पे जॉइंट है 1 2 3 4 5। अब ये परफेक्ट है या नहीं, इसको चेक करते हैं। यानी m मस्ट बी इक्वल टू 2j-3, अगर इसके इक्वल है m दिया हुआ क्वेश्चन में तो ये परफेक्ट फ्रेम होगा। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 2 इंटू 5 -3, यानी कि 10 -3 इक्वल टू 7। अब काउंट करिए नंबर ऑफ जो मेंबर है वो 7 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर भी 7 है और इक्वेशन से जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर चाहिए था वो भी कितना है? 7 है। यानी इस तरह का फ्रेम जो है ये भी कैसा फ्रेम है? परफेक्ट फ्रेम है। क्लियर? अब जस्ट इसका उल्टा है इम्परफेक्ट फ्रेम। इम्परफेक्ट फ्रेम जैसा कि आप लोगों को जस्ट इसका उल्टा समझ में आ रहा होगा, जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता हो। ए स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज इम्परफेक्ट फ्रेम इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स in it is less or more than the required for the perfect frame। ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए इस इक्वेशन के थ्रू, हो सकता है आप काउंट करें तो कम पड़ जाए या फिर ज़्यादा हो जाए। जरूरी नहीं कि हमेशा कम ही पड़े, अगर ज़्यादा भी हो जाए तो उस तरह के भी हम फ्रेम को कैसा बोलेंगे? इम्परफेक्ट फ्रेम। एग्जैक्टली इक्वल टू होना चाहिए इस इक्वेशन को, अगर काउंट करें तभी वो परफेक्ट फ्रेम कहलाएगा। कम हो जाएगा तो भी हम लोग उसको इम्परफेक्ट बोलेंगे। इम्परफेक्ट में फर्दर 2 कैटेगरी है, अगर कम हो गया नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इक्वेशन से तो उसको डेफिशिएंट फ्रेम बोलते हैं। अगर ज़्यादा आ गया काउंट करके नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मेंबर्स से तो उसको रिडंडेंट फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो 2j-3 जो इक्वेशन है उसको अगर फुलफिल नहीं करेगा तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के फ्रेम को हम लोग कैसा बोलेंगे? इम्परफेक्ट फ्रेम। क्लियर? जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ भी सकते हैं डेफिनेशन को, आप लोग नोट्स बना लीजिए लिख के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला स्लाइड है कि इम्परफेक्ट फ्रेम में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। कौन कौन सा कैटेगरी है? डेफिशिएंट फ्रेम और रिडंडेंट फ्रेम। डेफिशिएंट फ्रेम का डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है। ए डेफिशिएंट फ्रेम इज एन इम्परफेक्ट फ्रेम। ये एक अनडाउटली इम्परफेक्ट फ्रेम होगा, जैसा कि पहले बताया।
इन विच नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन 2j माइनस 3। ठीक है, 2j माइनस 3 जो ये नंबर ऑफ मेंबर्स का इक्वेशन है, अगर काउंट करेंगे वो कम पड़ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे फ्रेम का। देखिए एग्जांपल क्या है, कुछ ऐसा कोई फ्रेम है, नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इक्वेशन में पुट करिए 2j माइनस 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 इंटू 6 माइनस 3, यानी 12 माइनस 3 कितना है 9। ठीक है, अब काउंट करिए नंबर ऑफ 9 रिक्वायर्ड है। ठीक है, 9 होना चाहिए। अब काउंट करिए कितना मेंबर है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि काउंट करके नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रोवाइडेड है वो 8 ही है और चाहिए था कितना 9। तो ये इम्परफेक्ट फ्रेम अनडाउटली है, लेकिन इम्परफेक्ट में भी कैसा फ्रेम है, ये डिफिशिएंट फ्रेम है। अब देखते हैं कि इम्परफेक्ट फ्रेम में रिडंडेंट फ्रेम किसको बोला जाता है। पहले डेफिनेशन पढ़िए, ए रिडंडेंट फ्रेम इज एन इम्परफेक्ट फ्रेम इन विच द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 2j माइनस 3, यानी जितना रिक्वायर्ड है इक्वेशन के थ्रू उससे ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइडेड रहता है। काउंट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसा कि आप लोग को स्लाइड में एग्जाम्पल दिख रहा होगा। अब जैसे देखिए ये फ्रेम है, इसका हम लोग एनालाइज करें। जैसे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मेंबर कितना चाहिए था 2j माइनस 3। अब नंबर ऑफ जॉइंट कितना 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 इंटू 7 माइनस 3, यानी 14 माइनस 3 कितना होता है 11। अब देखिए काउंट करिए, क्या फ्रेम में इतना नंबर ऑफ मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 11 और ये 12। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर काउंट करके 12 आया, रिक्वायर्ड था 11, यानी ज़्यादा है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये भी इम्परफेक्ट फ्रेम है, लेकिन इम्परफेक्ट फ्रेम में भी कैसा फ्रेम है, रिडंडेंट फ्रेम। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे 3 फिगर है। ठीक है, इस फिगर में आप लोग खुद से निकाल के बताइए कौन सा परफेक्ट फ्रेम है, कौन सा इम्परफेक्ट फ्रेम है। इम्परफेक्ट फ्रेम में भी कौन डिफिशिएंट है, कौन रिडंडेंट है। ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन पे आते हैं जो है प्लेन फ्रेम। प्लेन फ्रेम किसको बोलते हैं, डेफिनेशन पे आइए। इन ए प्लेन फ्रेम ऑल द मेंबर्स लाई इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, एंड द फोर्सेस एक्ट अलोंग द प्लेन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, ब्रिज ट्रसेस एंड रूफ ट्रसेस आर द प्लेन फ्रेम्स, यानी कि जितना भी मेंबर है, जैसे XYZ प्लेन होता है, अलग अलग प्लेन होता है, जैसे आप लोग समझे इस तरह से, जैसे कि ये एक प्लेन हुआ, ये एक प्लेन हुआ। ठीक है, अगर सभी मेंबर इसी में लाई करें, चाहे जैसे कि ये दोनों को मिलाए ये एक प्लेन हुआ, ठीक है, इस दोनों को मिलाए तो ये एक प्लेन हुआ, तो कोई अगर जितना भी मेंबर है सब एक ही प्लेन में अगर लाई करता है, ठीक है, तो अब फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स भी उसी प्लेन के एलोंग ही लग रहा है। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन से फोर्स लगने लगा, प्लेन है किसी और डायरेक्शन में और फोर्स जस्ट उसके परपेंडिकुलरली लगने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्लेन में वो फ्रेम है उसी प्लेन में, उसी प्लेन के एलोंग अगर फोर्स भी लगे, इस तरह के फ्रेम को कैसा फ्रेम बोलते हैं, प्लेन फ्रेम बोलते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पेस फ्रेम। ए फ्रेम इन विच ऑल द मेंबर्स डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, जस्ट उसका अपोजिट, सेम प्लेन में नहीं लाई करेगा। कोई मेंबर किसी दूसरे प्लेन में है, कोई मेंबर दूसरे प्लेन में, 3D व्यू में समझिए, ठीक है, इज कॉल्ड स्पेस फ्रेम। ठीक है, ट्राइपॉड एंड सस्पेंशन टावर्स आर द स्पेस फ्रेम। एग्जाम्पल है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड जो आप लोग देखते होंगे, जो जिस पर थियोडोलाइट वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें अगर फ्रेम को उसको कंसीडर करें तो अलग अलग प्लेन्स में वो लाई करता है। ठीक है, एन एलिमेंट्री स्पेस ट्रस कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर कनेक्टेड एट 4 जॉइंट। एलिमेंट्री एक बेसिक सा एग्जांपल अगर स्पेस फ्रेम का ले, जैसा कि आप लोग स्लाइड में फिगर में देख पा रहे होंगे, इसमें कितना मेंबर्स है, मेंबर्स को काउंट करें तो 6 मेंबर होगा, और जॉइंट काउंट करें तो 4 जॉइंट होगा। ऐसा नहीं कि सभी स्पेस फ्रेम में इतना ही मेंबर और जॉइंट हो। ठीक है, ये एक बेसिक सा सबसे एलिमेंट्री ये एग्जांपल्स है स्पेस फ्रेम का। इससे बड़ा हो सकता है, बहुत ही लार्ज हो सकता है। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन के शेप का ये बन रहा है, और ये 2J-3 रिलेशन फॉलो नहीं करेगा। अब अगर स्पेस फ्रेम का बात करेंगे, 3D का बात करेंगे, तो ये 3J-6 इक्वेशन को फॉलो करेगा परफेक्ट स्पेस फ्रेम होने के लिए, और नहीं होने के लिए उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अगला टाइप है नीचे ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट
बीम के बारे में भी हम लोग पढ़े थे जब पढ़ते थे, डिटर्मिनेट बीम किसे बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट बीम किसे बोलते हैं। यहाँ फ्रेम में भी सिमिलरली है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। स्टैटिकली डिटर्मिनेट के बारे में डेफिनेशन, द फोर्स एनालिसिस ऑफ द मेंबर ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम कैन बी मेड अप ऑफ अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक ओनली, यानी कि समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स एट सम पर्टिकुलर पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। अगर इसको फॉलो करता है तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब वो डिटर्मिनेट है, ठीक है। इस 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से अगर सॉल्व हो जाता है कोई भी फ्रेम तो वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, ठीक है। और अगर एडिशनल कोई भी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का एप्लीकेशन नहीं करना पड़े तो वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। अगर और डिफ्लेक्शन से हम या फिर स्लोप का इक्वेशन यूज़ करके सॉल्व करना पड़ता है किसी फ्रेम को, यानी ये 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये सफिशिएंट अगर नहीं रहे फ्रेम में फोर्स का एनालाइज करने के लिए, फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए, तो उस तरह के फ्रेम को हम लोग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट फ्रेम बोलते हैं, जिसमें कि ये इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये तीनों सफिशिएंट नहीं होता है। आगे देखेंगे हम लोग जब उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फ्रेम का एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। If the equation of static equilibrium are not sufficient to determine the force of member, then it is called statically indeterminate frame। जैसा कि बोला अभी मैंने कि ये 3 जो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम का ये सफिशिएंट नहीं होगा मेंबर में फोर्स जानने के लिए, कोई और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आज के इस लेक्चर में बस बेसिक डेफिनेशन के बारे में हमको पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, उस पर एनालाइज करेंगे, मेथड कौन कौन सा एनालिसिस का उसको देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।